हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन और सिम्पटम्स क्या हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉज क्या हैं? यानी किन कारणों से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आप कौन-कौन सी जांचें करा सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट क्या है? इन सारे विषयों पे आज हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हाइपोथायरॉयडिज्म का जो ट्रीटमेंट है केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट है या आपको एक बार अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो गई तो क्या आपको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेंगी। साथ ही साथ में मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि आयुर्वेद में हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या इलाज है, आयुर्वेद में इसको कैसे बताया गया है, क्या कुछ ऐसी आयुर्वेद में दवाइयां हैं जिनके थ्रू हम हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म देख रहे हैं कि आजकल इसके केस डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं और उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में अगर बात करें तो जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अगर किसी कारण की वजह से हमारी जो थायराइड ग्लैंड है सफिशिएंट अमाउंट में आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको अगर नहीं बनाती है तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? इस कंडीशन को आप हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ कंडीशन Hypothyroidism is a condition where the thyroid gland do not produce enough thyroid hormone। यानी आपकी जो थायराइड ग्लैंड है अगर सफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन नहीं बनाती है। अब सफिशिएंट अमाउंट का मतलब क्या है? जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है अगर उतना थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो इस कंडीशन को आप कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरोक्सिन का काम क्या है, क्या इसकी जरूरत है? तो आप जानते हैं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कम बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। जी देखिए इसको, दिस लीड्स टू स्लो मेटाबॉलिज्म। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की वजह से क्या होगा? अफेक्टिंग वेरियस बॉडी फंक्शन। यानी मेटाबॉलिज्म के प्रभावित होने से हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो आप समझिए कि अगर जो थायरोक्सिन है जिसका अमाउंट एक ऑप्टिमम अमाउंट जो आपके शरीर को चाहिए उतना नहीं बनेगा तो मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट प्रभावित हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित हो जाएगा और इस वजह से हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये मोर कॉमन जो है फीमेल्स में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी मेल और फीमेल की अगर आप तुलना करेंगे तो मेल में इसकी जो है केसेस बहुत कम पाए जाते हैं बट बल्कि फीमेल में ज्यादा पाए जाते हैं। साथ ही साथ में ये एल्डरली एज में यानी एडवांसिंग एज में होता है। कम उम्र के लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म जनरली देखने को नहीं मिलता है बट आजकल कम उम्र के लोगों में भी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से हाइपोथायरॉयडिज्म को देखें कि क्या आयुर्वेदिक संहिताओं में हाइपोथायरॉयडिज्म का जिक्र है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज सच हाइपोथायरॉयडिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट आयुर्वेद संहिताओं में नहीं दिया हुआ है। हालांकि आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के बारे में जब भी बात होती है तो ये हमारे शारीरिक दोषों की बात पहले करता है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद की जो संहिता ग्रंथ है वो ऐसा मानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये जो है तीन दोषों से मिलकर बना है जिसको अपन कहते हैं वात, पित्त और कफ। तो अगर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या है, तो आयुर्वेद में इसे सीधे सीधे नहीं बताया गया है और इसको रिलेट किया गया है किससे? अग्निमांद से। ध्यान देंगे, यानी जब आपकी डाइजेस्टिव जो फायर है, जो आपकी पाचन की एबिलिटी है, अगर उसमें कमी आ जाएगी यानी अग्नि में मंदता हो जाएगी और आपके शरीर में कफ और वात दोष बढ़ जाएंगे। ध्यान देंगे, कफ और वात दोष, साथ ही साथ में रसाय धातु दोष और स्रोतस का अवरोध हो जाएगा। यानी आपके जो बॉडी के चैनल्स हैं, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, अगर ये
रिड्यूस हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, तो उसको रिलेट किया गया है हाइपोथायरॉयडिज्म से। अगर आपकी बॉडी के जो स्रोतस है वो रुक जाएंगे, साथ ही साथ में यह रोग शरीर में जठराग्नि की मंदता से और विषाक्त तत्व, यानी विषाक्त तत्व का मतलब टॉक्सिक मटेरियल, जहरीले जो पदार्थ होते हैं, जिसमें आयुर्वेद में जिसमें आम को माना गया है। अब ये आम क्या है, तो कह रहे हैं कि आम के संचय से होता है। मैं आपको इसे सिंपलीफाई करके समझाना चाहूंगा कि अगर आप जो भोजन करते हैं, जो आप खाना खाते हैं, अगर इसका पाचन सही से नहीं होता है, तो इससे जो अपक्व अवस्था बनती है, यानी आपने खाना खाया और इसका पाचन प्रॉपर नहीं हुआ, तो उससे जो पदार्थ बनता है उसे आयुर्वेद में आम कहा गया है। और ये आम है सभी रोगों की, इसको जड़ माना जाता है। यानी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर आपके शरीर की जो जठराग्नि है, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है, जो आपके भोजन को पचाने की अग्नि है, वो अगर मंद हो जाएगी और आपके शरीर में वात और कफ दोष की प्रधानता हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी। और अगर हम इसे मॉडर्न साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये एकदम सटीक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में डाइजेस्टिव फायर कम हो जाती है। इसी कारण से जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है वो आपको स्लगिश दिखता है, वो आपको मंद दिखता है, वो आपको डिप्रेसिव दिखता है, उसकी एक्टिविटी स्लो होती है। तो संहिताओं में जो बात बताई गई है, अगर आप इसे साइंटिफिक फ्रेम में रख करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट सही कहा गया है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसके पैथोफिजियोलॉजी पे जब मैं आपको लेके चलूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ओरिजिन भी कुछ इसी तरीके से मानी गई है। आइए थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं और समझते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ फोटोग्राफ हैं आपके सामने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है, देखो ये इस तरीके से स्वेल अप हो गई है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेल्दी थायराइड का फोटोग्राफ है आपके सामने, है ना। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म का है, यानी यहाँ पर थायराइड ग्लैंड क्या हो गई है, एनलार्ज हो गई है, आप देख सकते हैं, है ना। आइए थोड़ा और आगे की तरफ समझते हैं और जानते हैं कि अगर हम इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में अगर हम बात करें कि जो है हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, यानी किन कारणों से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इस पे भी हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहला जो इसका कॉज है, आप देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे पहला कारण बताया गया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, दैट इज हॉशिमोटो थायरोइडाइटिस। आप जानते हैं कि आपका शरीर ही स्वयं अगर थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस टॉक्सिक मटेरियल की बात हुई थी, जिस आम की बात हुई थी, ये आपका शरीर ही तो स्वयं बना रहा है। आपके शरीर की पाचन क्रिया कम होने की वजह से, डाइजेस्टिव फायर वीक होने की वजह से आपके शरीर में आम बना, और उसी आम ने, उसी टॉक्सिन ने आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है इसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो यहां से आप देखेंगे कि इसका मेन कारण है, यानी जो आपकी मॉडर्न साइंस मानती है वो कहती है कि इसका मेन कारण है ऑटो इम्यून, जिसे आप हाशिमोटो थायरोइडाइटिस भी कहते हैं। और साथ ही साथ में कुछ और कारण देखेंगे तो आयोडीन जो आपकी डाइट में है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। या बात करें थायराइड की, कोई सर्जरी कराई गई है किसी कारण से, तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसका जो फॉलिकुलर पार्ट है, अगर उसे कट करके आप कम कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम थायराइड हार्मोन बनेगा, तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। साथ ही साथ में कोई रेडिएशन है, अगर रेडिएशन की वजह से भी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। थायराइड के फॉलिकल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे रेडिएशन से, तो उस दशा में भी क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसफंक्शन, आप जानते हैं कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपकी थायराइड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम टीएसएच कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही तो आपकी थायराइड को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए स्टिमुलेट करता है, रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी थायराइड मान लो मिस फंक्शनिंग कर रही है, इसका मतलब हो सकता है कि पिट्यूटरी में कोई अबनॉर्मलिटी हो। तो पिट्यूटरी अगर सही से काम नहीं करेगी तो थायराइड में भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है आपका कुछ मेडिकेशन है, कुछ दवाइयां इस तरीके की हैं, जैसे लिथियम है, एम्यूडेरोन है, यानी जो एंटी डिप्रेसेंट वगैरह आपकी दवाइयां होती हैं, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव इसमें क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे डेवलप होती है, तो उसका उन्होंने कारण बताया है
कि अत्यधिक मधुर, गुरु एवं स्निग्ध आहार का सेवन करने से, अगर आप जो भोजन करते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा मीठा अगर खाना आप खाते हैं, पाचन करने में जिसको ज्यादा समय लगेगा, है ना, जिस खाने को पचाने में आपको ज्यादा लंबा समय लगेगा, और साथ ही साथ में स्निग्ध है, यानी आपका जो खाना है वो बहुत ज्यादा ऑयली नेचर का है, तो उस वजह से आपके शरीर की अग्नि मंद हो जाएगी, पाचन क्रिया मंद हो जाएगी। वहीं पर लौट के फिर हम आ रहे हैं, और निष्क्रिय जीवन शैली और मानसिक तनाव। ध्यान देंगे कि अगर आपकी जीवन शैली एक्टिव नहीं है, आपकी जो लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो उस वजह से भी हो सकता है। और मुख्य कारण इन्होंने बताया है मानसिक तनाव, यानी अगर आप टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे अग्नि का मंद होना, अग्निमान, जिसको हम शुरुआत से बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर आपकी पाचन की जो क्रिया है वो मंद हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएगी, तो उस वजह से हो सकता है। कफ और वात दोषों की वृद्धि, अगर आपके शरीर में जो वात और कफ है इनकी वृद्धि हो जाएगी तो उस वजह से भी हो सकता है। और नेक्स्ट कारण बताया है आम निर्माण और स्रोतों में रुकावट। तो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि आपके शरीर में कफ और वात की वृद्धि होगी, और ये बढ़ा हुआ कफ है ये आपकी बॉडी के चैनल्स को रोक देगा, चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्टेड कर देगा, और उसकी वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति हाइपोथायरॉयडिज्म का है। तो अगर पेशेंट आपसे बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे थकान बहुत जल्दी हो जाती है, यानी फटीग हो जाता है उसको, साथ ही साथ में कह रहा है कि मेरे गले में कुछ दिक्कत है, हॉर्सनेस इन वॉइस है, यानी आवाज उसको गले में कुछ दिक्कत की बात कर रहा है, तो उस केस में हो सकता है। साथ ही साथ में वेट गेन की बात कर रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर साहब पिछले कुछ दिनों से मेरा शरीर का वजन बढ़ रहा है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एक इशारा हो सकता है। ब्रेन फॉग है, यानी वो चीजों को बहुत इजीली सोच नहीं पाता है, डिसीजन सही से नहीं ले पाता है, तो उस वजह से भी वो भी एक लक्षण हो सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का हो। पेशेंट आपका डिप्रेशन में रहता है, साथ ही साथ में एंजाइटी में रहता है, तो ये सारे लक्षण आपको इंडिकेट कर रहे हैं। मसल्स में वीकनेस रहती है, हाथ पैरों में नंबनेस रहती है, यानी उसके हाथ सुन्न रहते हैं, पैर सुन्न रहते हैं, तो ये इंडिकेशन हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के। आपको थोड़ा और चीजें जानने की जरूरत है कि साइन और सिम्टम्स में, जैसा मैंने बताया कि पेशेंट अगर कह रहा है कि डॉक्टर साहब थकान होती है, वेट गेन हुआ है, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी उसको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, हाइपोथायरॉयडिज्म का इशारा हो सकता है। आगे देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल साइन। अगर पेशेंट आपसे कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा पेट साफ सही से नहीं होता है, जब मैंने कॉन्स्टिपेशन आपको बताया था तो उस समय मैंने आपको ये बात बोली थी कि हाइपोथायरॉयडिज्म एक मेन कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। और कॉन्स्टिपेशन में जब हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री आपको पेशेंट देगा। साथ ही साथ में ड्राई स्किन एंड ब्रिटल हेयर, पेशेंट कह रहा है कि शरीर रूखा रूखा हो गया है और उसके बाल झड़ रहे हैं, बाल उसके पतले हो रहे हैं, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का इंडिकेशन है। स्लो हार्ट रेट, यानी उसकी जो हार्ट बीट है वो स्लो रहती है, यानी इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, पेशेंट आपका डिप्रेशन में रहता है। और अगर आपका फीमेल पेशेंट है, तो फीमेल पेशेंट में जब आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो पीरियड है वो रेगुलर नहीं रहता है। तो ये आपके सारे साइन और सिम्टम्स बता रहे हैं कि आपका पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का हो सकता है। अब बात करें आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं। आयुर्वेद में लक्षण देखेंगे मंदाग्नि, यानी पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है या भूख कम लगती है, तो ये लक्षण आप हाइपोथायरॉयडिज्म का कंसीडर कर सकते हैं। गौरव, शरीर में भारीपन, कह रहा है पेशेंट के डॉक्टर साहब पूरा दिन लेथार्जी फील करता हूं, आलस सा रहता है, तो ये कारण हो सकता है कि पेशेंट आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का हो। दौर्बल्य यानी वीकनेस है, पेशेंट कह रहा है जल्दी से थक जा रहे हैं, है ना। उसके बाद बात करेंगे शैथिल्य, ढीलापन या कमजोरी, यानी पेशेंट आपका लिथार्जी फील करेगा। स्तब्धता, कठोरता और अकड़न, जो इसको अपने ब्रिटलनेस अभी कहा था। उत्साहहीनता यानी डिप्रेसिव है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है ना, पेशेंट बहुत अपना जो है डिप्रेसिव रहता है। और शरीर की कार्य क्षमता में कमी, यानी किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, आलस में रहेगा, तो ये सारे लक्षण आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं।
चलते हैं और समझते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के जैसी ही दूसरी कंडीशन, इसके जस्ट अपोजिट, जिसको अपन कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इन दोनों को मैं तुलनात्मक स्टडी इसलिए आपको कराना चाहता हूं कि अगले वीडियो में हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है और ये हाइपर है। तो अगर आपकी थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा काम करेगी तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी जो थायरोक्सिन अभी कम बनना था, अगर ज्यादा बनने लगेगा तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगी। तो जो लक्षण यहाँ आपको मिलना है, इसके अपोजिट लक्षण मिलने लगेंगे। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होगा, तो हाइपर में क्या होगा? वेट का लॉस होगा, यानी वजन घटेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस होगी, तो यहाँ पे थिनिंग ऑफ हेयर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर्डनेस यानी थकान रहेगी, यहाँ पेशेंट में स्वेटिंग होगी। इसके बाद इंटॉलरेंस टू कोल्ड, अगर हाइपो का पेशेंट होगा तो हाइपर में स्वेटिंग हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई स्किन एंड हेयर ऑर्बिटल, यहाँ पे आप वॉमिटिंग है, टैकीकार्डिया है, डायरिया है। तो ये लक्षण आप रिलेटिवली यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जो लक्षण होंगे, यहाँ पेशेंट आपका स्लगिश होगा, कॉन्स्टिपेटेड होगा, मेमोरी का लॉस होगा। लेकिन अगर हाइपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिमर होंगे, यानी हाथ पैरों में कंपन होगा, मसल्स में वीकनेस होगी, इसको नींद नहीं आएगी, है ना, इंसोम्निया होगा। साथ ही साथ में एंजाइना, ये सीने में दर्द की शिकायत करेगा, इसकी जो भूख है वो बढ़ी रहेगी, और साथ ही साथ में यहाँ पे पाल्पिटेशन होगा, बेचैन रहेगा पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। तो ये रिलेटिव स्टडी आपको हाइपर और हाइपो के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे की तरफ, समझते हैं कि इसके डायग्नोसिस में अपन क्या कराएंगे। यानी अगर हमें इसका टेस्ट कराना है पेशेंट का, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? तो आप जानते हैं सबसे पहले ब्लड टेस्ट में अपन क्या कराते हैं? थायराइड प्रोफाइल कराते हैं। और इस थायराइड प्रोफाइल में क्या देखेंगे? इंक्रीज टीएसएच। आप जानते हैं कि जो टीएसएच का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसको ऐसे समझिए कि टीएसएच आपकी पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन है, जो आपकी जो है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो जब टीएसएच निकलता है और ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि भैया थायरोक्सिन बनाओ, लेकिन अगर आपकी थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो टीएसएच और ज्यादा निकलेगा, उससे भी अगर स्टिमुलेट नहीं हो रही तो और ज्यादा निकलेगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपका टीएसएच का लेवल आपका बढ़ा रहता है। इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा मेन फोकस रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में, वो टीएसएच पर ही रहता है, यानी हमें टीएसएच को ही देखना होता है। तो इसमें आपको इंक्रीज टीएसएच मिलेगा, और आपके जो T3 और T4 है ये रिड्यूस मिलेंगे या नॉर्मल भी मिल सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर किसी पेशेंट का टीएसएच बढ़ा हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, लेकिन उसमें T3 T4 को आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि T3 और T4 नॉर्मल भी हो सकते हैं, ना, वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जिसे हम कहते हैं। सेकेंडरी में आपके जो है टीएसएच तो बढ़ा होगा, साथ ही साथ में T3 और T4 भी प्रभावित हो सकते हैं। तो जो ब्लड टेस्ट आपने कराया है, अगर टीएसएच बढ़ा हुआ मिल रहा है तो आप समझेंगे कि यह हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। साथ ही साथ में एंटी टीपीओ टेस्ट करा सकते हैं। अब ये एंटी टीपीओ टेस्ट क्या है? ये आपकी ब्लड में एक तरीके से एंटीबॉडीज हैं, जो एंटीबॉडीज बताती हैं कि ये बीमारी ऑटो इम्यून तो नहीं है, आपका शरीर आपकी थायराइड ग्लैंड को तो स्टिमुलेट जो है डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है। तो एंटी टीपीओ करा सकते हैं, जो आपको ऑटो इम्यून के बारे में जानकारी देता है कि आपकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है वो कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, या इन्फ्लेमेशन की वजह से है, या आपकी डाइट में आयोडीन की कमी से है, या ऑटो इम्यून है। तो इसमें टीपीओ टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इमेजिंग। अब ये जो इमेजिंग क्या है कि अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा गर्दन में स्वेल हो गई है तो उस केस में कई बार हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी इसमें करा सकते हैं थायराइड ग्लैंड का, ताकि हम थायराइड की फॉलिकल वगैरह की स्टडी सही से कर पाए। तो ये टेस्ट आपने देखा जो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आप कराएंगे। नाउ बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर आप देखेंगे ट्रीटमेंट में आपको ध्यान रखना है लीवोथायरोक्सिन। लीवोथायरोक्सिन क्या है? सिंथेटिक थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। यानी जो आपके शरीर में थायरोक्सिन कम हो रहा है उसको आप आर्टिफिशियली बाहर से दे देंगे, है ना। तो वही है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ टीएसएच एंड T3 एंड T4। और इसमें साथ ही साथ में आप टीएसएच को रेगुलरली चेक कराते रहते हैं, हर 3 महीने पे 2 महीने पे टीएसएच की प्रोफाइल कराते रहते हैं।
और जो लीवोथायरोक्सिन आप दे रहे हैं ये एक्चुअली कर क्या रहा है, ये आपके शरीर में जो थायरोक्सिन कम हुआ है उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह आप इसे बाहर से दे रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट में आपका जो ध्यान है वो अटेंशन करना चाहूंगा कि इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि थायरोक्सिन की टैबलेट कितने माइक्रोग्राम में आपको देनी है ना। तो इसमें आपको एक मोटा मोटी मैं आपको आइडिया देना चाहूंगा कि आपको टीएसएच का लेवल देखना है। अगर रिपोर्ट में टीएसएच की वैल्यू 5 से लेकर के 10 के बीच में है, यानी 5 से ज्यादा और 10 से कम है, तो आपकी जो इनिशियल ड्रग की जो डोज है वो 25 से लेकर के 50 माइक्रोग्राम के बीच में हो सकती है ना। 25 से 50 माइक्रोग्राम के बीच में हो सकती है। इसी तरीके से अगर टीएसएच की जो वैल्यू है ये 10 से लेकर के 20 के बीच में है, तो उस दौरान आपकी जो डोज होगी ड्रग की वो 50 से लेकर के 75 माइक्रोग्राम के बीच में हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर टीएसएच की वैल्यू मोर देन 20 है, तो आपकी जो टीएसएच जो लीवोथायरोक्सिन की जो डोज है वो 75 से लेकर के 100 या आपकी 150 तक भी जा सकती है। तो ये जो आइडिया मैंने आपको दिया है कि आप इस तरीके से इसे कैसे लेंगे, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया तो हो सकता है कि आपको ये मेडिकेशन लॉन्ग लाइफ लेना पड़े। लेकिन मैं आपको आगे चल के कुछ इसके बेसिक चीजें बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी थायराइड ग्लैंड को मैनेज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आप देख रहे हैं थायरोनॉर्म, जो आपका लीवोथायरोक्सिन है। आप जानते हैं थायरोनॉर्म जो है वो एक ब्रांड नेम है, एक कंपनी का नाम है, लेकिन इसमें जो ड्रग है दैट इज द लीवोथायरोक्सिन, और इसकी जो डोज है वो 25 माइक्रोग्राम से लेकर के 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन आप दे सकते हैं। इसको जनरली खाली पेट लिया जाता है। आप जानते हैं कि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं कि सुबह उठते ही आपको ये रेगुलरली एक निश्चित समय पर ये दवा रोजाना खाली पेट लेनी है। खाना खाने से कम 30 मिनट पहले इसको लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ब्रांड नेम है अल्ट्राजोन। ये अल्ट्राजोन के अंदर भी आपका ये लीवोथायरोक्सिन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी भी डोज आपकी 25 माइक्रोग्राम से लेकर के 150 माइक्रोग्राम तक है, वही डोज रहेगी। ये वैकल्पिक ब्रांड है, यानी किसी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं आप। सुबह खाली पेट लेते हैं इसको भी, पानी के साथ ले सकते हैं, और चाय कॉफी अगर आप लेते हैं तो कोशिश करें कि इस दवा के लेने के आधे 1 घंटे बाद अगर लें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद थायरोक्स है। थायरोक्स क्या है, ये भी वही लीवोथायरोक्सिन है। 25 माइक्रोग्राम से लेकर के 150 माइक्रोग्राम सुबह खाली पेट लेते हैं, और रेगुलरली आपको लेना चाहिए। वैसे तो मैं आगे चल के आपसे चर्चा करूंगा कि जितनी भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट आप थेरेपी लेते हैं, यानी अगर मान लो आपको डायबिटीज है, अगर आपको कोई मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यू है, उसमें अगर आप कोई हार्मोन्स की टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको एक निश्चित समय पर ही इनको लेना चाहिए, ताकि जो हार्मोन का पीक है आपके ब्लड में वो एक निश्चित समय पर आए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं आगे। ये आपके सामने कुछ ब्रांड नेम है जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। अगर आप देखेंगे सबसे कॉमनली जो ड्रग लिखी जाती है दैट इज द थायरोनॉर्म। ये अबॉट फार्मा की जो का है ड्रग है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका थायरोक्स है, उसके बाद अल्ट्राक्सोन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक थायरोबेल प्लस नाम से ये ब्रांड आपको दिख रहा है। इसमें कंपोजिशन पे आपको ध्यान रखना है। कंपोजिशन क्या है, ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और टायरोसिन एंड सेलेनियम। अगर आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होने के बहुत सारे कारण बताए मैंने। अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी से हुआ है, या किसी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी से हुआ है, तो उस केस में ये आपकी जो थायरोबेल है इसको बहुत रिकमेंड किया जाता है। इसीलिए जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, सही से चिकित्सा करते हैं, वो इनिशियली आपकी हार्मोन थेरेपी पर नहीं उतरते हैं। सबसे पहले वो इस तरीके की थायरोबेल, यानी आपकी जो मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल जैसी ड्रग है, इनको भी ट्रीटमेंट के सपोर्ट में लेते हैं, ताकि इन हार्मोन की हो सकता है कि आपको आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि अगर आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, तो इस ड्रग की वजह से इसको ठीक किया जा सकता है। आगे मैं आपको और थोड़ा सा लेके चलता हूं, और आपको बात करता हूं कि आयुर्वेद में क्या चिकित्सा पद्धति है, यानी आयुर्वेद में आप इसे कैसे ठीक करेंगे। आयुर्वेद में वो कौन सी दवाइयां हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को, यानी आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद उपचार में आप देखेंगे शोधन चिकित्सा। शोधन का मतलब है
आपकी बॉडी को क्लींजिंग करना है हमको, यानी आपके शरीर में जो दोष है जिसके हमने बारे में बात की थी कि वात और जो कफ बढ़ा हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं आपके शरीर से बाहर निकालते हैं। इसमें आप देखेंगे शोधन चिकित्सा जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, बड़ा कॉमन है आजकल, बॉडी डिटॉक्स कराती लोग। इसमें बमन, विरेचन, बस्ती के द्वारा दोषों की शुद्धि की जाती है। अब ये जो शब्द आ रहे हैं बमन, विरेचन और बस्ती, अगर आप थोड़ा सा आयुर्वेद से अवेयर हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पंचकर्म की प्रधान जो है प्रोसीजर्स में से आते हैं, है ना। बमन यानी जिसको आप मेडिकेटेड इमेसिस कहते हैं, हालांकि बमन मेडिकेटेड इमेज से तुलना नहीं करनी चाहिए। बमन एक बहुत बड़ी पंचकर्मा की प्राइम जो क्रिया है। इसी तरीके से विरेचन है, बस्ती है। आप जानते हैं कि ये आपके आयुर्वेद में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पंचकर्म की वन ऑफ द, ये कह सकते हैं कि कॉमन थेरेपीज हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें समन चिकित्सा की, यानी समन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में कुछ जो दोष बढ़े हुए हैं, टॉक्सिन्स जो बढ़े हुए हैं, उनको दवाइयां दे करके वहीं पर ठीक कर देना, है ना। तो इसमें आप देखेंगे औषधि में क्या क्या चलाते हैं, यानी आयुर्वेद में वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगी को लिखी जाती हैं। तो इसमें कंचनार, गुकुल, ध्यान देंगे। अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा साइज में बढ़ रही है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, तो उस ग्लैंड में जो फॉलिकुलर साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए कंचनार, गुकुल दे सकते हैं। त्रिफला दे सकते हैं, इसमें गुड़ूची है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, और कुछ योग भी बनाए जाते हैं। योग का मतलब क्या है, 2-3-4 दवाइयों को मिक्स करके जो प्रिपरेशंस बनाई जाती है, जैसे कंचनार, गुकुल और अश्वगंधा चूर्ण को मिला के दे सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें आपके खाने पीने पर, आपके आहार विहार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू आपको ट्रीट किया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो खाना है हल्का और सुपाच्य आहार, यानी ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि जब हमने इसके कारण पढ़े थे हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपका भोजन सुपाच्य नहीं है, इजीली नहीं पचता है, गर्म भोजन करते हैं, मीठा भोजन करते हैं, हैवी खाना खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उसी की वजह से तो ये डेवलप हो रही थी कि अगर आप गर्म भोजन करेंगे और अगर खाना सही से नहीं पचेगा तो उससे आम बनेगा और आम की वजह से आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होगी। तो यहाँ पे पेशेंट को हम कहते हैं कि हल्का खाना खाना है, ऐसा खाना खाना है जो कफ को हरण करे, कफ की कमी करे शरीर में, क्योंकि कफ की वृद्धि से ये बीमारी हुई है। आहार जैसे कोदो, यव है, कुल्थ है, दैनिक योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, साथ ही साथ में पेशेंट को तनाव से रिलैक्स कराते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि तनाव हाइपोथायरॉयडिज्म का एक मेन कारण कंसीडर किया जाता है, जिसको आपकी एलोपैथिक साइंस भी ये बात कह रही है कि स्ट्रेस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। तो यहाँ पे तनाव से मुक्ति के लिए जीवनचर्या संतुलन, यानी दिनचर्या और ऋतुचर्या, यानी पेशेंट को क्या खाना है, कब खाना है, किस समय सोना है, किस समय जागना है, ये सारी चीजें भी कंसीडर करनी चाहिए, तब आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ ड्रग्स के बारे में। तो जो कंचनार, गुकुल, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, कंचनार, गुकुल में आप देख सकते हैं ये मार्केट में आपका वैद्यनाथ ब्रांड का यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि ये बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। इसकी 2 गोली, यानी एक गोली 500 mg है ना, इसको 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को देते हैं भोजन के बाद, यानी खाना खाने के बाद दिया जाता है कंचनार, गुकुल। अनुपान, यानी ये दवाइयां किसके साथ में लेनी है, अनुपान का मतलब या तो आप गुनगुने जल के साथ लेंगे या त्रिफला का क्वाथ पका करके लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मेडिकेशन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ये आपको स्वयं से नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आयुर्वेदिक उपचार चाहिए तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से, नजदीकी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ में इसके लाभ क्या है, तो थायराइड ग्लैंड की सूजन, गांठ और कफ का नाश करता है। यानी जो आपका कंचनार, गुकुल है उसका प्रयोग बता रहे हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड में कोई स्वेलिंग है, थायराइड ग्लैंड की मिसफंक्शनिंग की वजह से वहां पे कोई गांठ बन गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आपका कंचनार, गुकुल का प्रयोग करते हैं। अगर हम दूसरी ड्रग देखें, इसमें अश्वगंधा चूर्ण है या इसकी टैबलेट भी आती है ना। तो इसको अगर आप चूर्ण ले रहे हैं तो इसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम सुबह शाम दी जाती है, और अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो 1 से 2 टैबलेट लेनी है सुबह खाली पेट या रात को सोते समय। अनुपान क्या है, यानी अगर आप अश्वगंधा की टैबलेट ले रहे हैं या पाउडर ले रहे हैं तो आपको इसे दूध के साथ लेना है या गुनगुने पानी के साथ में लेना है। इसके फायदे क्या हैं, ये आपके शरीर में बल की वृद्धि करेगा, ओज बढ़ाएगा, तनाव को नियंत्रित करेगा, हार्मोन बैलेंस करेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आपकी जो अश्वगंधा है इस पर बहुत सारी इस तरीके की रिसर्च हो चुकी है कि आपके तनाव को मैनेज करने के लिए अश्वगंधा से अच्छी कोई दवा नहीं। तो तनाव की वजह से ही तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो अश्वगंधा लेना चाहिए। साथ ही साथ में आपकी ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने कुछ अन्य ड्रग्स के बारे में। त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला को आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप पाउडर की फॉर्म में ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम चूर्ण लेंगे इसका, और टैबलेट ले रहे हैं तो 1 से 2 टैबलेट रात को भोजन के 1 घंटे बाद लेंगे इसको। गुनगुने पानी के साथ में लेंगे। इसका जो अनुपान है, ये लाभ क्या है, पाचन को सुधारता है, आम का नाशक है। मैंने आपको बताया कि जो आपकी बॉडी में आम बन रहा है उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो रही है, कब्ज को दूर करता है। तो ये सारे प्रॉफिट हैं आपके, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बैद्यनाथ ब्रांड का यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट ड्रग जो आपकी है दैट इज द गुडुची। गुडुची में आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी टैबलेट ले रहे हैं तो 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं। समय इसका सुबह शाम भोजन से पहले आपको इसको लेना है। पानी, गुनगुने पानी के साथ में लेना है। ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ में कफ और वात का नियमन करता है। ध्यान देंगे, आपकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इन्हीं दोषों की वजह से हो रही थी, वात और कफ की वजह से हो रही थी, तो गुडुची उसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है। नाउ मूव ऑन करते हैं कुछ योग के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल हैं और इनके प्रॉमिसिंग रिजल्ट हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए। जिसमें पहला देखो आपके सामने ये थायरोकेयर है। हालांकि इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके अपने नाम हो सकते हैं। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट ड्रग है काकल रक्षक योग। ये दूध पापेश्वर कंपनी, एक आयुर्वेद की बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, उसके द्वारा ये योग बनाया जाता है काकल रक्षक। और क्योंकि आयुर्वेद में आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसको काकलक ग्रंथि कहते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया काकलक रक्षक योग। और TNF-34 ये भी आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की एक अच्छी दवा है। आप देख सकते हैं हर्बल थायराइड केयर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो आपका काकल रक्षक हो, चाहे आपका TNF-34 हो, चाहे आपका थायरोकेयर हो, यानी कोई भी आयुर्वेदिक जो मेडिकेशन है, इसमें आपके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मेनली इसमें जो द्रव्य यूज हुए हैं, जो इसमें मेडिसिन यूज हुई है, ये आपके शरीर में वात और कफ के दोष को बैलेंस करती हैं, यानी ये दोषों पे काम करती हैं। इसकी जो चिकित्सा सिद्धांत है, यानी इन दवाइयों के अंदर जो द्रव्य यूज हुए हैं, ये आपके शरीर में बढ़े हुए वात और कफ को मैनेज करेंगे और आपकी थायराइड ग्लैंड को ठीक करेंगे, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेंगे। इस तरीके से सारी जो जानकारी मैंने आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में दी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको एक बार हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो गया है तो आपको जीवन भर दवा लेनी है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, मिथ है। क्योंकि अगर आप अपनी जीवनचर्या को परिवर्तित करते हैं, अपनी लाइफ शैली और डेली लाइफ को इंप्रूव करते हैं, जीवन शैली को सुधारते हैं, खान पीन अच्छा लेते हैं, और अगर आपको कोई इश्यू होता है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के समझने में, इसके ट्रीटमेंट को समझने में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ।